नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और वक्त हो गया है राजधर्म का। 16 घंटे के बाद देश में वोट पड़ेंगे, लेकिन पिछले 16 दिन से देश के वोटर्स को जो समझाया जा रहा है कि चुनाव निष्पक्ष नहीं है, एक हवा बनाई जा रही है कि वोटिंग का डेटा छिपाया जा रहा है, रातों रात इसे बढ़ाया जा रहा है। देश के 10 से ज्यादा पार्टीज ने जनता को गुमराह करने की कोशिश की कि आपके वोट पर चोट की जा रही है। चुनाव आयोग 17C का डेटा सार्वजनिक नहीं कर रहा है, लेकिन रेत का किला ज्यादा दिनों तक बना नहीं रह सकता। आज सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष के इस नैरेटिव को एक झटके के अंदर धराशायी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्म 17C चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कोई भी आदेश देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने क्या कहा है, आइए आपको बता दें। कोर्ट ने आज एक झटके के अंदर कैसे विरोधियों के, यानी कि जो वो तमाम सियासी दल हैं, जो सिविल सोसाइटीज है, जो एनजीओज है, मांग कर रही थी कि 17C का डेटा वेबसाइट पर अपलोड होना चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो आपको बता दें। मांग ये थी कि फॉर्म 17C का खुलासा करे चुनाव आयोग, लेकिन आदेश आया हम चुनाव आयोग को आदेश नहीं दे सकते। मांग थी कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर फॉर्म 17C को अपलोड किया जाए, लेकिन कोर्ट का आदेश आया कि चुनाव आयोग पर बहुत बोझ बढ़ेगा। इसके बाद मांग उठाई गई थी कि वोटिंग का डेटा सार्वजनिक कर दिया जाए, लेकिन चुनाव के बाद इस मामले पर सुनवाई करने की बात कह दी गई है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। 2 फेज का चुनाव बाकी है, 5 फेज का चुनाव खत्म हो चुका है। ऐसे में डेटा अपलोडिंग के लिए मैन पावर को जुटाना चुनाव आयोग के लिए बेहद मुश्किल होता, और इसलिए आज सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उन तमाम विरोधी दलों के लिए भी, एनजीओज के लिए भी, सिविल सोसाइटीज के लिए भी एक मैसेज है। 16 घंटे के बाद देश के 7 राज्यों की 58 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पिछले 5 चरणों में 428 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, यानी कि कल की वोटिंग के बाद 486 सीटों पर वोटर्स अपना फैसला सुना देंगे। मतलब ये कि कल के बाद सिर्फ 57 सीटें ही बच जाएंगी जिस पर चुनाव होना रह जाएगा, जहां 1 जून को वोटिंग होनी है। लेकिन जब चुनाव खत्म होने लगा तो एक नैरेटिव फैलाया गया कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, चुनाव आयोग स्वतंत्र नहीं है, चुनाव आयोग किसी एक पार्टी का फेवर कर रही है। यह मुद्दा कल इंडिया टीवी ने अपने शो सलाम इंडिया में उठाया। इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा ने देश के प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है, जिस पर प्रधानमंत्री ने क्या कहा वो आपको सुनना चाहिए। मोदी जी, एक बड़ी शिकायत उन सब लोग की यह है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। कोई बेल पे है, कोई जेल में है, क्या लड़े कैसे? ये लोग इलेक्शन कमीशन को गाली देते हैं। हमारे देश का चुनावी व्यवस्था कहती है कि अगर कोई पार्लियामेंट सीट में अगर किसी कैंडिडेट की मृत्यु हो जाए तो वो चुनाव स्थगित होता है। ठीक है, अगर कोई पार्लियामेंट का कैंडिडेट उसका स्वर्गवास हो जाए तो वो सीट चुनाव स्थगित हो जाता है, उसकी डेट बाद में आ जाए। कोई मुझे बताए कि राजीव गांधी नाम का एक व्यक्ति जो पार्लियामेंट के चुनाव का कैंडिडेट था, उनकी आतंकवाद में हत्या हो गई, उनकी सीट कैंसिल होनी चाहिए थी, रुकनी चाहिए थी चुनाव, लेकिन उस समय के इलेक्शन कमीशन ने पूरे देश का चुनाव रोक दिया। कोई लॉजिक नहीं था, और करीब 21-22 दिन दिए और उनके अस्थि लेकर के पूरे देश में यात्राएं चली और फिर चुनाव की डेट दी गई। तो कौन सा लेवल पे मिलता देश के इलेक्शन कमीशन? और बाद में वो खुद कांग्रेस के कैंडिडेट बन के अडवाणी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। आप इलेक्शन कमीशन की बातें करते हो, और इसलिए जो न्यायिक हो रहा है वो उनको लेवल प्ले फील्ड नहीं लगेगा। बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि उन्होंने अब तक स्पेशल कैटेगरी, स्पेशल फायदा उठाया। मेरी पार्टी के अध्यक्ष, दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, मान्य ऑपोजिशन पार्टी, 26 जनवरी 15 अगस्त को
मेरी पार्टी के उस समय के अध्यक्ष को 7वीं 8वीं लाइन पे सीट मिलती थी। पार्टी के अध्यक्ष इस देश के किसी इकोसिस्टम को नोटिस करने का मूड नहीं था। राजनाथ जी अध्यक्ष थे और मैं देखा कि 15 के अंदर उनका एक एमपी जो पार्टी का अध्यक्ष भी नहीं था, उसको 4th 5वीं रो में सीट थी। देश भर में तूफान मच गया, अपमान कर दिया। यानी ये कैसी आप लोग दरबारी करते हो? किसकी दरबारी करते हो आप लोग? मेरा सवाल है ऐसे लोगों पर, क्या ये लोकतंत्र है? लेवल प्लेइंग फील्ड है क्या? लेवल प्लेइंग फील्ड पर प्रधानमंत्री ने 33 साल पहले हुए 1991 के चुनाव का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि किसी उम्मीदवार के निधन पर पूरा चुनाव स्थगित कर दिया जाता है, सिर्फ उस सीट का चुनाव रोक दिया जाता है। आप सोचिए, करने को कुछ भी किया जा सकता है अगर ताकत किसी एक व्यक्ति के हाथ में हो, और ये हुआ। जिस सीट के उम्मीदवार का निधन हुआ है, आइए आपको जरा 33 साल पहले लेकर चलती हूँ, समझाती हूँ कि 1991 के चुनाव में आखिर हुआ क्या था। दरअसल चंद्रशेखर की सरकार गिर गई थी और मध्यावधि चुनाव की घोषणा हुई। उस वक्त टीएन शेषन देश के मुख्य चुनाव आयुक्त थे। टीएन शेषन, जिन्हें चुनाव आयोग के इतिहास में सबसे कड़क और सबसे निष्पक्ष चुनाव आयुक्त बताया जाता है, उन्होंने एक उम्मीदवार के निधन पर पूरा चुनाव ही रोक दिया था। दरअसल 1991 में देश में 3 चरणों में चुनाव हो रहे थे। पहला चरण 20 मई 1991 को संपन्न हो चुका था, जिसमें 2 से 11 सीटों पर वोटिंग भी हो चुकी थी। दूसरा चरण 23 मई को होना था और तीसरा चरण 26 मई 1991 को हुआ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 21 मई को 1991, ये तारीख जब वो दुखद खबर आई, देश के पूर्व प्रधानमंत्री और अमेठी से कांग्रेस के उम्मीदवार राजीव गांधी की निर्मम हत्या कर दी गई। दरअसल राजीव गांधी चुनाव प्रचार के लिए साउथ इंडिया में थे। 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरम्बदूर में वो चुनाव प्रचार के लिए गए थे। सुबह के करीब 10 बजे का वक्त था और तभी उनके पास एक महिला उनका पैर छूने के बहाने से आई। वो महिला पांव छूने के लिए जैसे ही झुकी, उसके शरीर पर लगा हुआ आरडीएक्स फट गया और राजीव गांधी की ऑन स्पॉट मृत्यु हो गई। हमले की जिम्मेदारी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम यानी कि लिट्टे संगठन ने ली। 1991 में एक फेज का चुनाव खत्म हो चुका था और बाकी 2 चरणों के चुनाव होने बाकी थे और देश के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या कर दी गई। सेकेंड फेज का चुनाव 2 दिन के बाद ही यानी कि 23 मई को होना था। आनंद फानन में मुख्य चुनाव आयुक्त ने तत्कालीन राष्ट्रपति आर वेंकटरमन से मिलने के लिए राष्ट्रपति भवन पहुंचे। वहां पर कैबिनेट सचिव नरेश चंद्रा भी मौजूद थे। अगले 2 चरणों के चुनाव को लेकर चर्चा हुई। अगले ही दिन यानी कि 22 मई को तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर और कानून मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी राष्ट्रपति भवन पहुंचे और उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ने नियम के खिलाफ जाकर पूरे देश में चुनाव स्थगित करने की घोषणा कर दी। अगले ही दिन यानी कि 23 मई 1991 और 26 मई 1991 में जो चुनाव होना था उसे 2 हफ्ते के लिए टाल दिया गया, जो कि नियम के खिलाफ था। लेकिन नियम बदला गया और क्यों बदला गया, कैसे बदला गया, बदलने वाले कौन थे, वो तमाम जानकारी मैंने आपके सामने रखी। राजीव गांधी की हत्या के बाद चुनाव आयोग ने 2 हफ्ते के लिए चुनाव टाल दिया। सेकेंड फेज का चुनाव जो कि 23 मई 1991 को होना था, उसे 12 जून 1991 को करवाया गया, जबकि 26 मई 1991 की वोटिंग डेट को खिसकाकर इसे 15 जून का कर दिया गया। इसका विरोध भी किया गया और विरोध किन किन ने किया वो नाम भी आपको बताऊंगी। उसमें ही कांग्रेस के बड़े नामचीन चेहरे शामिल थे। उस समय के मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन ने कानून का पालन नहीं किया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1991 का पालन नहीं किया गया, क्योंकि लोक प्रतिनिधित्व कानून की धारा 52 के मुताबिक अगर चुनाव के दौरान किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी के उम्मीदवार की मृत्यु हो जाती है तो संबंधित सीट पर मतदान को स्थगित कर दिया जाता है। यानी कि एकमात्र उसी सीट पर मतदान स्थगित किया जाता है जहां का वो व्यक्ति उम्मीदवार हो। अगर उम्मीदवार की मौत नॉमिनेशन के आखिरी डेट को यानी जैसा कि आप जानते हैं 11 बजे के बाद होती है तो, और दूसरा ये कि वोटिंग
से पहले उनकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसी दोनों ही परिस्थितियों में चुनाव टाल दिया जाता है। लेकिन तब के चुनाव आयोग ने इस कानून का पालन नहीं किया और पूरे के पूरे चुनाव को, 2 फेज के चुनाव को ही रोक दिया गया। चुनाव आयोग के इस फैसले का राजनीतिक दलों ने जबरदस्त विरोध भी किया, क्योंकि 21 मई 1991 को राजीव गांधी का निधन हुआ। 2 दिन के बाद ही यानी कि 23 तारीख को चुनाव होने थे। 1991 को सेकेंड फेज का चुनाव था और चुनाव आयोग ने 22 मई को पूरा का पूरा चुनाव स्थगित कर दिया, जबकि नियम के मुताबिक यह होना चाहिए था कि केवल अमेठी का चुनाव निरस्त किया जाता, उसे पोस्टपोन किया जाता, लेकिन इसकी जगह पूरे देश का ही चुनाव स्थगित कर दिया गया। इस प्रक्रिया को रोक दिया गया। तो क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड थी? ये बड़ा सवाल है। राजीव गांधी की हत्या के बाद चुनाव आयोग ने चुनाव टालने के फैसले का जब ये फैसला दिया गया तो जाहिर सी बात है जितने राजनीतिक दल हैं उन्होंने विरोध भी किया और जमकर विरोध किया। तब के अखबारों में बड़ी बड़ी हेडलाइंस भी छपी, जिन्होंने विरोध किया उनके नाम छपे। कांग्रेस को छोड़कर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने चुनाव टालने के फैसले का विरोध किया और खास बात यह है कि इस विरोध में 7 राज्यों के मुख्यमंत्री भी चाहते थे। पहली बात तो यह कि कांग्रेस छोड़कर सभी पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने इसका विरोध किया और 7 राज्यों के सीएम भी ये चाहते थे कि जो शेड्यूल चल रहा है उसी के मुताबिक चुनाव होना चाहिए, इसे निरस्त नहीं किया जाना चाहिए। इस बात का जिक्र 23 मई 1991 को इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में भी किया गया। इंडियन एक्सप्रेस की वो रिपोर्ट और अखबार का वो हिस्सा मैं आपके सामने रख रही हूं। महाराष्ट्र समेत 7 राज्यों ने इलेक्शन कमीशन से चुनाव टालने के फैसले की फिर से समीक्षा करने के लिए कहा। इस रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र समेत 7 राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल थे। चुनाव आयोग से यह अपील की कि चुनाव को टालने के फैसले पर एक बार फिर से समीक्षा की जाए, लेकिन समीक्षा नहीं। देखिए ऊपर लिखा हुआ है 7 CM अपोज पोल पोस्टपोनमेंट 1991। 23 मई इंडियन एक्सप्रेस ने जो अखबार छापा उसकी ये लीड स्टोरी थी। 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने चुनाव आयोग के फैसले का विरोध किया। विरोध करने वालों में महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के मुख्यमंत्री भी शामिल थे। मुख्यमंत्रियों ने चुनाव आयोग से कहा कि पहले फेज में जहां चुनाव हो चुका है वहां लंबे समय तक मतपेटियों की सुरक्षा को लेकर, क्योंकि उस वक्त ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता था, बैलेट पेपर इस्तेमाल किए जाते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि मतपेटियों को सुरक्षित रखने पर एक संकट आ सकता है। लेकिन चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्रियों की भी बात नहीं सुनी। रिपोर्ट ने जिन 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों का जिक्र किया है उनमें से अधिकतर, आपको जानकर हैरानी होगी कि कांग्रेस शासित राज्य के ही मुख्यमंत्री शामिल थे। इस रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे शरद पवार, कर्नाटक के तत्कालीन सीएम थे एस बंगारप्पा, गुजरात के तत्कालीन सीएम भी कांग्रेस पार्टी से ही चिमन भाई पटेल थे। इसके अलावा राजस्थान की बात करें उस वक्त बीजेपी से भैरव सिंह शेखावत पार्टी को और राज्य को लीड कर रहे थे। एन जनार्दन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। इन सभी ने ये बातें कही। इनमें से अगर जनार्दन रेड्डी की बात की जाए तो मुख्यमंत्री कांग्रेस शासित राज्यों के, जिन्होंने ये कहा कि इस फैसले की टीएन शेषन को समीक्षा करनी चाहिए, लेकिन ये समीक्षा नहीं हुई। भैरव सिंह शेखावत केवल एक इकलौता नाम जो बीजेपी के नेता थे, जो विरोधी पार्टी के थे, उन्होंने भी कांग्रेस के इन मुख्यमंत्रियों का साथ दिया। लेकिन क्या हुआ ये इतिहास में अंकित है। रिपोर्ट में लिखा गया कि इन मुख्यमंत्रियों ने चुनाव आयोग की लॉ एंड ऑर्डर वाली थ्योरी को भी खारिज कर दिया। मुख्यमंत्रियों का कहना था कि 28 मई को राष्ट्रीय शोक खत्म हो रहा है, उसके बाद चुनाव करवा लिए जाएं। मुख्यमंत्रियों ने इस बात की भी आशंका जताई थी कि अगर देरी होती है तो चुनाव प्रभावित भी हो सकता है। और केरल समेत दूसरे राज्यों में मॉनसून आने की स्थिति, बारिश की चिंता भी जताई थी। आप देखिए, हो सकता है आप 2024 में बैठे हुए हैं और ये सोच रहे हो कि बारिश से पोलिंग पर क्या असर पड़ता है, लेकिन जरा 1991 को याद करिए, गांव और देहात के उन इलाकों को याद करिए जब गांव गली तक पक्की सड़कें नहीं पहुंची थी। ऐसे में मुख्यमंत्रियों की ये चिंता बड़ी वाजिब थी, बड़ी जाहिर थी। मुख्यमंत्रियों का कहना था कि अगर मॉनसून आ गया तो चुनाव कराना कठिन हो जाएगा, लेकिन इसके बावजूद क्या हुआ ये फैसला आप जानते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या हुई थी, शायद इसलिए चुनाव को टाल दिया गया था। शायद आप ये भी सोचें कि क्या यही पूरी सच्चाई है, लेकिन ये सच्चाई आप तक आधी अधूरी पहुंची होगी।
आज पूरी सच्चाई मैं आपके सामने रख रही हूं। इसके लिए आपको इंडियन एक्सप्रेस की यह हेडलाइन पढ़नी चाहिए। 20 मई 1991 इंडियन एक्सप्रेस ने क्या छापा वो देखिए। नेशन हेडिंग फॉर हंग पार्लियामेंट। इस रिपोर्ट में ये लिखा है कि ये रिपोर्ट, क्योंकि आप जानते हैं किस मई को हत्या हुई और उससे पहले की ये रिपोर्ट है। क्या लिखा गया? नेशन हेडिंग फॉर हंग पार्लियामेंट, त्रिशंकु सरकार बन सकती है। राजीव गांधी की हत्या 21 मई को हुई थी और 20 मई 1991 की रिपोर्ट में इंडियन एक्सप्रेस क्लियरली ये लिखता है, इसकी हेडलाइन ये कहती है कि एक बार फिर से कांग्रेस को चुनाव में त्रिशंकु सरकार का डर सता रहा है, हंग पार्लियामेंट का डर सता रहा है। इस रिपोर्ट में ये कहने की कोशिश की गई कि क्या देश में त्रिशंकु पार्लियामेंट बन सकती है, क्या देश इस ओर बढ़ रहा है। Even as these strategies failed to pay dividends, the Congress I has been trying to work on the fear in the public mind of this election, producing yet another hung parliament. इसका हिंदी रूपांतरण आपको बता दूं, इसमें क्लियरली ये कहा गया है, ये हाईलाइटेड पोर्शन है, बड़ी पुरानी अखबार की ये कटिंग है, हो सकता है आप क्लियरली नहीं पढ़ पा रहे हो, लेकिन इसमें ये साफ साफ कहा गया है कि जो स्थितियां बता रही हैं वो ये दिखाती हैं कि इस वक्त देश जो चुनावों में जा रहा है वो एक त्रिशंकु सरकार की तरफ कदम बढ़ा रहा है, ऐसी संभावनाएं बन रही है। रिपोर्ट में आगे लिखा गया, कांग्रेस पोजीशन इन साउथ अमंग द 4 रीजन्स, द कांग्रेस आई अपीयर्स टू बी well placed in the south, though it will not be able to repeat its 1989 performance। यानी 1979 में जो परफॉर्मेंस रिपीट किया था वो वापस से रिपीट नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि दक्षिण में कांग्रेस अच्छी स्थिति में है, लेकिन इन राज्यों में भी जो 1989 का प्रदर्शन है वो दोहरा दिया जाए, इसे लेकर शंका ही दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी इसमें सक्षम नहीं है। उस वक्त ये ट्रेंड बता रहे थे कि चुनाव में कांग्रेस को हार भी मिल सकती है, कांग्रेस बड़ी पार्टी तो बनेगी लेकिन बहुमत से वो बहुत ज्यादा दूर रहेगी और सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। बीजेपी को राम मंदिर आंदोलन का फायदा, उत्तर प्रदेश समेत पूरे हिंदी बेल्ट में बीजेपी को फायदा मिल सकता है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी बीजेपी की सीट बढ़ सकती है। ये उस वक्त इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में समझ में आ रहा था और इसलिए बीजेपी का ये कहना, जैसे हमने आपको बताया थोड़ी देर पहले, भैरव सिंह शेखावत राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, वो ये कह रहे थे कि इन चुनावों को टाला नहीं जाना चाहिए, इन्हें निरस्त नहीं किया जाना चाहिए। उसके पीछे एक कारण ये हो सकता है कि बीजेपी की स्थिति 1991 में बेटर थी, राम मंदिर के आंदोलन का असर उत्तर भारत में खास तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन चुनाव को रद्द किया गया। और इतना ही नहीं, उसके बाद राजीव गांधी की अस्थि कलश यात्रा पूरे देश में निकाली गई। दिल्ली से लेकर प्रयागराज तक ये यात्रा निकाली गई। इस यात्रा के दौरान प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी की अपील लोगों तक पहुंचाई गई। और वो अपील क्या थी? वो अपील अपनी पिता को लेकर थी, अपनी दादी को लेकर थी, यानी कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को लेकर ये अपील थी। और फिर रिजल्ट क्या आया वो भी आप जानते हैं। अब ये जो उस वक्त जो ओपिनियन पोल लिया गया था वो 1991 की जो ओपिनियन पोल है और जो उस वक्त सर्वे किया गया था, प्रोजेक्टेड इलेक्टोरल रिजल्ट आप देख रहे हैं हाईलाइटेड पॉइंट ऊपर। इंपैक्ट ऑफ बीजेपी एंड एनएफ कैंपेन इन लास्ट, एक मिनट सर इसको थोड़ा सा रोक दीजिए, इसको होल्ड कर दीजिए यहाँ पे। इंपैक्ट ऑफ बीजेपी एंड एनएफ कैंपेन इन लास्ट 2 वीक्स, आखिरी के 2 हफ्ते में क्या बदला, 190 सीटों पर कितना परिवर्तन आया। और इंपैक्ट ऑफ राजीव गांधी असैसिनेशन, आप जरा ये स्थिति देखिए, जहां 333 से कांग्रेस पार्टी 190 सीट पर आ रही थी, लेकिन इस इंपैक्ट के बाद देखिए 265 तक ये पहुंच गई। और ये रिपोर्ट आप देखिए मई 7 से 10 तारीख के बीच में, रिजल्ट इफ इलेक्शन हेल्ड ऑफ द टाइम ऑफ इंडिया टुडे मार्क ओपिनियन पोल। ये इंडिया टुडे का उस वक्त का ये ओपिनियन पोल है जो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें ये कह रहे हैं कि किस तरीके से एक वेव बहने लगी। और ये वेव कह रही थी कि कांग्रेस पार्टी को राजीव गांधी के निधन के बाद ये दुखद थी
ये दुखद घटना थी, लेकिन जिस तरह से अस्थि कलश यात्रा निकाली गई, लोगों के सेंटिमेंट, लोगों की सिंपैथी कांग्रेस पार्टी के साथ आने लगी। पहले इंदिरा गांधी और फिर राजीव गांधी का निधन होना, दुखद हत्या होना, उसके बाद एक तरीके का सेंटिमेंट, एक तरीके का वेव ऐसा बना जो 265 तक कांग्रेस पार्टी को ले जाने लगा। अब आपको बता देते हैं उस वक्त जो सबसे ज्यादा चर्चा हुई थी, कैसे इलेक्शन कमीशन के एक फैसले से पूरा खेल बदल गया। इलेक्शन कमीशन टीएन शेषन के एक फैसले के बाद पूरा चुनाव बदल गया। वो आप देखिए 7 मई की ये सर्वे रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी 233 सीट जीत रही थी, मुकाबले में कांग्रेस पार्टी आगे दिखाई दे रही थी। 20 मई आप देखें, 20 मई का जो सर्वे था उसमें कांग्रेस 190 सीट पर दिखाई दे रही थी। बीजेपी के एग्रेसिव कैंपेन का इंपैक्ट दिखाई दे रहा था। कांग्रेस पार्टी डाउनफॉल की तरफ जा रही थी, बीजेपी गेन कर रही थी। लेकिन 15 जून को जब सर्वे हुआ तब देखिए कांग्रेस पार्टी 265 सीट पर, राजीव गांधी की हत्या हो जाने का इस दुखद घटना के बाद जिस तरीके से फैसले लिए गए, जिस तरीके से अस्थि कलश यात्रा निकाली गई, उसका सीधा सीधा असर इस इलेक्शन पर दिखाई दिया। जनता दल ने चुनाव आयुक्त पर राजनीतिक द्वेष का भी आरोप लगाया और इस फैसले की समीक्षा करने की भी मांग की थी। और ये मांग एक बार नहीं बल्कि कई बार उठी। जनता दल ने चुनाव आयुक्त पर राजनीतिक द्वेषता का आरोप लगाते हुए इस फैसले की समीक्षा करने के लिए कहा। और देखिए क्या लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट डिसमिसेस प्ली ऑन द एमपीपी रिकॉग्निशन। देखिए, डिसीजन टू काउंटरमांड क्राइम अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। क्राइम अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के खिलाफ ये गुनाह किया गया है। ये 24 मई 1991 को इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट हम आपके सामने रख रहे हैं। एम करुणानिधि ने क्या कहा, राजीव गांधी की मौत से राजनीतिक फायदा उठा रही है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी फायदा उठा रही है और ये राजनीतिक फायदा है। इस तरीके के गंभीर स्टेटमेंट पॉलिटिशियंस की ओर से दिए गए। आपको बता दें उस वक्त जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा थी वो आखिर कौन था। 1955 बैच के आईएएस ऑफिसर टीएन शेषन, जो कि 12 दिसंबर 1990 को मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे। कैबिनेट सचिव के पद पर रहे टीएन शेषन ने बाद में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। आज के वक्त में यह आरोप लगाया जाता है कि चुनाव आयोग के ऊपर एक विशेष पार्टी का या सरकार का दखल है, सरकार के इशारों पर इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है। तो फिर ये जो था वो क्या था? 1999 में टीएन शेषन लाल कृष्ण आडवाणी के खिलाफ चुनाव भी लड़े। अब आप सोचिए, जो मुख्य चुनाव आयुक्त कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहा हो वो कितना निष्पक्ष होगा या कितना वन साइडेड होगा। ये तो बात हुई लेवल प्लेइंग फील्ड की। आज विरोधी ये जितने भी सवाल खड़े कर ले कि लेवल प्लेइंग फील्ड सरकार नहीं दे रही है, तो इसकी शुरुआत कहां से हुई और कैसे हुई, उसका पूरा कच्चा चिट्ठा हमने आपके सामने रखा। अब बात बंगाल की भी करेंगे। बंगाल में कल छठे चरण की 8 सीटों पर मतदान होना है, लेकिन जिन 8 सीटों पर मतदान होना है उसमें से सबसे ज्यादा चर्चा है तमलुक की। इसी लोकसभा सीट में आता है नंदीग्राम, वो नंदीग्राम जिसने ममता बनर्जी को बंगाल की सत्ता की चाबी सौंपी। साल 2011 में पहली बार बंगाल की सीएम बनी, लेकिन 3 साल पहले इसी नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हार का भी स्वाद चखना पड़ा, वो भी उनसे जिन पर कभी ममता बनर्जी आंख मूंद कर भरोसा करती थी, शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी ने 2021 में मिली हार को ये ममता बनर्जी भुला नहीं पाए हैं और अब एक बार फिर नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी आमने सामने हैं। नंदीग्राम में अधिकारी परिवार का दबदबा है, उनकी साख है, उनके भाई यहां से सांसद है। खुद शुभेंदु अधिकारी भी 2 बार तमलुक से सांसद रह चुके हैं और अब शुभेंदु अधिकारी के इस गढ़ पर कब्जा करने के लिए और अपनी हार का बदला लेने के लिए ममता बनर्जी नंदीग्राम समेत पूरे तमलुक में अपनी ताकत झोंक रही हैं। 8 चरणों की वोटिंग से पहले नंदीग्राम में पूरी टेंशन है। माफ कीजिएगा, इन 8 सीटों पर वोटिंग होने से पहले ये जो छठे चरण का मतदान है उससे पहले क्या स्थिति बनी हुई है वो तस्वीरें आपके सामने हैं। लाठीचार्ज, मर्डर, आगजनी, हंगामा, सिक्योरिटी फोर्सेस का मैदान पर दिखाई देना, फ्लैग मार्च होना, ये संग्राम इस वक्त नंदीग्राम में दिखाई दे रहा है। ये हिंसा बीजेपी की एक महिला कार्यकर्ता के मर्डर के बाद भड़की।
हत्या का आरोप टीएमसी पर लगा, जिसके बाद से बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आमने सामने हैं। हत्या के विरोध में जगह जगह आगजनी और तोड़फोड़ की गई। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज तक का सहारा लेना पड़ा। दरअसल 22 मई की रात बीजेपी समर्थकों पर धारदार हथियार से हमला किया गया, जिसमें बीजेपी की एक महिला कार्यकर्ता की मौत हो गई थी, जबकि 7 कार्यकर्ता घायल हुए। बीजेपी ने हमले का आरोप टीएमसी पर लगाया। हत्या के विरोध में सड़क जाम कर प्रोटेस्ट किया गया। गुस्साई भीड़ ने एक दुकान में आग भी लगा दी और ममता सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। नंदीग्राम के संग्राम का कल के चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? इस हिंसा से टीएमसी को आखिर क्या हासिल होगा? क्या कल बीजेपी पश्चिम बंगाल में 8 सीटों पर क्लीन स्वीप कर ले जाएगी? एक एक सवाल का जवाब आपको डिटेल में दूंगी, लेकिन उससे पहले आप देखिए बंगाल के नंदीग्राम में इस वक्त क्या हो रहा है। बीजेपी की महिला कार्यकर्ता की हत्या के बाद कैसे नंदीग्राम सुलग रहा है, लोगों में कितना गुस्सा है, इसका मंजर देखिए। हत्या के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दुकानों और घरों में जमकर तोड़फोड़ की। गुस्साए लोगों ने दुकानों और घरों को आग के हवाले कर दिया। ममता बनर्जी और टीएमसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस घटना के बाद इलाके में बहुत तनाव का माहौल है। हालात पर काबू पाने के लिए नंदीग्राम में सेंट्रल फोर्सेस को तैनात किया गया है। गुस्साई भीड़ को काबू करने के लिए फोर्स को उनके ऊपर लाठीचार्ज तक करना पड़ा। नंदीग्राम के लोगों में इस वक्त टीएमसी के जंगल राज को लेकर जबरदस्त गुस्सा है। लोग सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जिन लोगों ने टीएमसी की महिला कार्यकर्ता की हत्या की, उन्हें लेकर लोगों का पहले आक्रोश आप देखिए। लोग बेहद नाराज हैं। इसमें महिलाएं और पुरुष दोनों बराबरी से दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए, बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या हो जाने के बाद लोग दोषियों को सख्त सजा देने की मांग कर रहे हैं। उनका आरोप है कि तृणमूल के लोगों ने बीजेपी की महिला कार्यकर्ता को उनके घर से उठाकर उनका मर्डर किया। गर्दन पर छुरी से हमला किया गया। जो भी उनका विरोध करने के लिए आया, उसे भी पीटा गया। क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ पर तृणमूल का दुष्कृति आदमी आया। रात 2 बजकर यहाँ कर एक महिला को घर से उठा के लेके आया। लेके आकर इधर ही मर्डर किया। उसका गर्दन पे छरा का आघात किया। उसके साथ जो लोग प्रतिवाद करने के लिए आया था, उन लोगों को भी बहुत तकलीफ और बहुत उनको ही मारा और उनको ही भी हॉस्पिटल में बहुत भर्ती हो गया। 7 आदमी घायल हो गया। इधर जो आदमी पड़ा था, लड़की एक महिला इधर पड़ा था। उसका घर है वहाँ 2-1.5 किलोमीटर में दूर है उसका घर है। उसको उठा के लेकर आकर इस बाजार में जो दुकान पर था सब कुछ लुटा के लेके गया। इसका सब जो आग लगा के गया, वो सब टीएमसी का दुष्कृति है। इधर सब कुछ टीएमसी का राज चलता है। दुष्कृति का राज चलता है यहाँ पर। तो बोल रहे हैं कि भाजपा लोग ने सुबह में आके ये आगजनी की घटना घटाई। नहीं, भाजपा के नहीं, उन लोगों ने आकर बहुत आगे से रात 2 बजकर उन लोगों ने बहुत कारवार करके गया है। अब सवाल यह है कि नंदीग्राम में जारी हिंसा का असर क्या कल की वोटिंग पर भी पड़ेगा, और अगर पड़ेगा तो कितना असर होगा? क्या लोगों का ये गुस्सा कल पोलिंग बूथ पर दिखाई देगा? बंगाल में कल जिन 8 सीटों पर वोट डाले जाने हैं, उनमें तमलुक, कांथी, घाटल, झारग्राम, मेदिनीपुर, पुरुलिया, बांकुड़ा और विष्णुपुर की सीट शामिल है। ये सारी सीट साउथ बंगाल की है और इन 8 सीटों में से पिछली बार 5 सीटें बीजेपी ने जीती थी और 3 सीटें टीएमसी के खाते में गई थी। इनमें तमलुक, कांठी और घाटल की सीट है। गौर करने वाली बात यह है कि ये तीनों ही सीट जो पिछली बार टीएमसी ने जीती थी, वो अधिकारी फैमिली के गढ़ वाली सीट कही जाती है। इसमें तमलुक नंदीग्राम में है। वहां से शुभेंदु अधिकारी के भाई दिव्येंदु अधिकारी टीएमसी के टिकट पर पिछली बार चुनाव लड़े भी और जीते भी। वहीं कांठी सीट से उनके पिता शुभेंदु शिशिर अधिकारी
टीएमसी के टिकट पर 2019 का चुनाव जीते थे, लेकिन अब ये दोनों ही बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। दीपक अधिकारी अभी भी ममता बनर्जी की पार्टी में हैं और वो इस बार भी घाटल से टीएमसी के उम्मीदवार हैं। इस तरीके से इन 3 सीटों को लेकर ये कशमकश और ये गुत्थमगुत्थी तो मिलने ही वाली थी। कल जिन 8 सीटों पर चुनाव है वो सभी सीटें नंदीग्राम के आसपास के ही इलाके की हैं। नंदीग्राम हिंसा का सीधा असर मेदिनीपुर सीट पर पड़ेगा। इसके अलावा झारग्राम, पुरुलिया, बांकुड़ा भी पास की ही सीट है। इसका इम्पैक्ट इन सीटों पर भी आएगा, क्योंकि यह मामला अभी शांत नहीं हुआ है। बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या को लेकर लोग बेहद गुस्से में हैं। बीजेपी कार्यकर्ता अब जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। का एक घर है जो यहाँ पर तृणमूल का आरोप है कि कल रात जो घटना घटी, यानी कि एक भाजपा समर्थक महिला का मौत हो गई, उसके बाद आज सुबह में देखा गया है कि तृणमूल कांग्रेस की समर्थकों कई सारे दुकानों और घरों पे हमला चलाया गया भाजपा द्वारा, ऐसा ही आरोप लगाया जा रहा है। ऐसे ही एक घर पे हम लोग अभी इस वक्त है। इस तृणमूल कर्मी का नाम है पलाश, जो अभी घर छोड़कर भाग चुके यहाँ से डर के मारे। तो देखा जा रहा है कि घर में पूरा तोड़ फोड़ की गई है, पूरा घर एकदम बिखरा पड़ा हुआ है। यहाँ पर साइकिल भी सब बिखरे पड़े हुए हैं, ईंटें पत्थर से भी देखा गया कि हमला किया गया है। तृणमूल का आरोप है कि भाजपा के तरफ से ये हमला आज सुबह को किया गया है, यानी कि भाजपा और तृणमूल के बीच तनाव का जो परिस्थिति वो आज भी सभी नंदीग्राम के इस इलाके में देखा जा रहा है। कुछ ही घंटे बाद वोट है, तो वोट से पहले ऐसे तनावपूर्ण परिस्थिति देखकर यहाँ का जो आम आदमी है, आम जनता है, आम वोटर है, उनका मन में अभी भी डर है। नंदीग्राम में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता आमने सामने हैं। दोनों तरफ से हिंसा का दौर जारी है। बीजेपी वर्कर के मर्डर से गुस्साए लोगों ने आज नंदीग्राम में एक और टीएमसी कार्यकर्ता पर अटैक किया। वारदात नंदीग्राम के बेटूरिया इलाके में हुई। हमले में टीएमसी कार्यकर्ता का सिर तक फट गया। हालांकि अभी पुलिस ने लिखित शिकायत दर्ज नहीं की है। नंदीग्राम में जारी हिंसा के लिए बीजेपी ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को जिम्मेदार ठहरा रही है। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी का आरोप है कि ममता बनर्जी के भतीजे यानी कि अभिषेक बनर्जी के इशारे पर ही सब कुछ हुआ है। মমতা ব্যানার্জির ভাইপোর উস্কানিতে খুন হয়েছে। উনি গতকাল বলে গেছিলেন সোনাচূড়া গোকুলনগর ৮০টি বুথে অনেকে ধমকাচ্ছেন, আমি তাদের সতর্ক করতে এসেছি, ফল ভালো হবে। ভাইপোর উস্কানিত হচ্ছে এফআইআরে আমরা ওর পরিবার ওর নাম দিচ্ছি। जिस नंदीग्राम में हिंसा भड़की है उसके आसपास की 3 सीटें तुमलोग, कांठी और घाटल का पूरा इलाका अधिकारी फैमिली के दबदबे वाला है। तुमलोग और कांठी में लगातार अधिकारी फैमिली जीतती आई है, लेकिन तब अधिकारी फैमिली टीएमसी का हिस्सा थी। अब अधिकारी फैमिली बीजेपी का हिस्सा है और ममता बनर्जी का पूरा फोकस इसलिए इन्हीं 3 सीटों पर खास तौर पर है ताकि वो बदला ले सके, अधिकारी फैमिली को यहां मात दी जा सके। क्योंकि विधानसभा चुनाव में शुवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हरा चुके थे। अब ममता बनर्जी उसका बदला पूरा करने की कोशिश कर रही हैं। शुवेंदु अधिकारी खुद 2 बार तुमलोग सीट से सांसद रह चुकी हैं। 2009 और 2014 का चुनाव तो वो यहां से टीएमसी के टिकट पर जीते ही थे। इसके बाद 2019 का चुनाव उनके भाई दिव्येंदु अधिकारी जीते, वो भी टीएमसी से लड़ रहे थे। लेकिन इसके बाद अधिकारी फैमिली और ममता बनर्जी के बीच दरार पैदा हो गई। ममता बनर्जी को छोड़कर शुवेंदु अधिकारी और उनका परिवार बीजेपी में शामिल हो गया। हालांकि इस बार तमलुक से बीजेपी ने अभिजीत गंगोपाध्याय को यहां से उम्मीदवार बनाया है। ममता बनर्जी से अलग होने के बाद शुवेंदु ने 2021 के चुनाव में उन्हें ऐसा जख्म दिया कि वो इसे आज तक नहीं भूल पाई हैं। तमलुक लोकसभा सीट पर शुवेंदु ने ममता को शिकस्त दी। ये शिकस्त ममता बनर्जी आज भी नहीं भूली। तमलुक में कुल 7 विधानसभा सीटें, जिनमें से 4 पर टीएमसी का कब्जा है और 3 पर बीजेपी। लेकिन ममता के लिए इन सभी सीटों में से नंदीग्राम की सीट बहुत बड़ा झटका था। तमलुक और काथी सीट पर बीजेपी को शिकस्त देने के लिए टीएमसी हर हथकंडे को अपना रही है। ममता अगर ऐसा करने में कामयाब रहती हैं तो यह अधिकारी परिवार के लिए सबसे बड़ा झटका होगा। आपको बता दें, अधिकारी फैमिली का ये टेस्ट है, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी इन
कुछ सालों में, क्योंकि 2021 में जो चुनाव हुआ उसके बाद समय बीत चुका है, यहाँ से वो क्या कर गुजरती हैं, क्या अधिकारी फैमिली को वो मजा चखा पाती हैं, इस पर तो नजर है ही हमारी। लेकिन छठे फेज की 8 में से 5 सीटों पर अगर हम देखें तो नतीजा बीजेपी के पक्ष में रहा था। बीजेपी छठे फेज में 100% की स्ट्राइक रेट से जीत दर्ज करना चाहती है, क्योंकि 8 में से 5 सीटें पहले से बीजेपी के पास है। जो 3 सीटें ममता के पास है उनमें से 2 सीट तमलुक और कांथी के सांसद बीजेपी के साथ यहां पर दिखाई दे रहे हैं। अब लड़ाई केवल घाटल सीट, इस सीट पर कठिन होती है। अगर घाटल सीट पर भी बीजेपी जीत जाती है तो ये तय मानकर चलिए बीजेपी अपना स्ट्राइक रेट 100% कर देगी।